चलिए आइए जरा राजस्थान की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान पर हम थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। राजस्थान की 25 सीटें, 2014 स्वीप 25 की 25, 2019 स्वीप 25 की 25, 24 भाजपा की थी, एलआई की थी, उनकी हनुमान बेनीवाल की सीट थी, तो एनडीए का स्वीप था। इस बार इन 25 सीटों में कहीं कुछ खेल हो रहा है क्या? हम लोग, हमारे बीच में कई बार चर्चा हुई है कि कुछ एक सीटों में बड़ी टफ फाइट है, कोई सीट फंस ना जाए, कोई एक नेता बड़े अच्छी जो है चुनौती दे रहे हैं, इंडिविजुअल निर्दलीय चुनाव लड़के भी। तो सर्वे राजस्थान का आपके सामने अब रख रहा हूं, क्या पिछले 2 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड राजस्थान में कायम रहेगा? तीसरी बार भी 2024 के इलेक्शन में राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिल सकता है, यानी राजस्थान पूरी तरीके से 100% स्वीप दिखाई दे रहा है हमें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें किसी को कोई संदेह, कोई शक हो, कोई सवाल हो तो हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ सीटों पर उसके सामने चुनौती कड़ी दिख रही है। ये मतलब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था तो बड़ा लोगों ने मजाक बनाया कि ऐसे आप परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को सलाह दीजिएगा कि कठिन वाला पहले करो, तब तो उसी में उलझा रहेगा, लेकिन वो कठिन वाले पर ही जाते हैं। चूरू और बाड़मेर में उनकी जो रैली है वो दिखाती है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर, उसके समर्थक के मन में जरा सा भी संदेह पैदा हो रहा है, वहां वो सबसे पहले जाते हैं। और एक और बयान आपको याद दिला दूं तो समझ में आएगा कि राजस्थान में क्या स्थिति है। जिन हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वालों ने मुझे चढ़ा दिया, चढ़ा के चुनाव लड़ा दिया और अब मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं। अब ये बड़ा मतलब रोचक है। वो हनुमान बेनीवाल जो जाने ही इस बात के लिए जाते हैं, अच्छा चूंकि वसुंधरा जी झाड़ पे चढ़ा के चले गए, नीचे उतारने का इंतजाम नहीं रहा, बेचारे वो लटके हुए, सीढ़ी ले गए और वो चूंकि हनुमान बेनीवाल का वही स्वभाव है, वो बोल भी ऐसे ही देते हैं। अब वो वसुंधरा जी से उनका झगड़ा था, उस चक्कर में वो भाजपा से गए थे, फिर आरएलपी बनाई, फिर लौट के आ गए। सबको लग रहा था कि वो पार्टी इधर आ जाएंगे, फिर उनको बीच में जाग गया किसान आंदोलन के समय, तो वो सोचे कि नहीं हम किसान नेता बन जाएंगे। अब ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित दिख रही है। 3-4 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन वहां भी एज बीजेपी के पक्ष में। मैं 25 की 25 सीटें पढ़ दे रहा हूं, आपको लगे कोई सीट रुककर बात करने लायक है तो बताइएगा मुझे। गंगानगर बीजेपी, बीकानेर बीजेपी, चूरू बीजेपी, झुंझुनू, चूरू में बात करनी चाहिए, चूरू में बात करनी चाहिए। राहुल कासवान जो अभी सांसद है, जो कांग्रेस में चले गए। झुंझुनू के बारे में भी बात की जाती है। झुंझुनू ये जाट वाला एरिया है, उसके बारे में कहा जा रहा है। झुंझुनू, बाड़मेर, सीकर, चित्तौड़ भी वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो राजपूतों के आपस में जीतेंगे सीपी जोशी, तो वो भी एक ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टफ फाइट वहां हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एज है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये पूरा जो क्लीन स्वीप वाला मामला है वो हो जाएगा। एक और भी बार बार एक चलाया जा रहा है कि देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया अभी तक बाहर चुनाव मैदान में नहीं आई हैं, वो अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर आज तक अभी किसी भी अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी तो हर इलेक्शन में होता है उनके। हाँ, मतलब ये सारी चीजें ये सब एक जो कहा जाता है ना कि चुनाव के दरमियान जो है ये सब बातें र्यूमर में आती हैं। कौन सीटें आपसे यदि आपसे पूछने लगेगा ये सीटें टफ है, ये सीटें टफ है, ये सीटें टफ हैं, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? जैसे बिहार के अंदर एक ही औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नवादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गया कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, अमित शाह जी भी जा रहे हैं, राजनाथ जी भी जा रहे हैं, योगी जी भी जा रहे हैं। रैलियां तो बड़ी स्ट्रेटेजिकली लगाई जाती होंगी ना, वहां जरूरत है वही लग रही है। इसलिए कह रहा हूं कि जो सीटें कमजोर पड़ रही हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रही है। 4-4 बड़े नेताओं की रैलियां, वो सारे के सारे का पलट हो जाती है। ठीक है, झुंझुनू भी आपने इसमें जोड़ दिया चूरू के साथ। सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर में तो कहीं कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अलवर, भरतपुर कोई समस्या नहीं, आराम से जीतेंगे। करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। दौसा के लिए कहा जा रहा है चूंकि वो राजेश पायलट का एरिया है और सचिन पायलट एक बड़े तेज तरार कांग्रेस के नेता लड़ लेते चुनाव भी तो नहीं लड़े। चुनाव लड़ने से भागे, लड़ लेते तो छोड़ दीजिए। चुनाव के लिए उनको कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं न कहीं उनको हनुमान बेनीवाल से समझदार हैं। कहीं न कहीं उनको दिमाग में ये बात है कि हमको नहीं लड़ना है इस चुनाव। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर की बात आप लोगों ने की थी जी, रविंदर भाटी। नहीं, बाड़मेर को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है। अब चूंकि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है और
क्योंकि प्रत्याशी तीन के तीनों, चाहे उमेदा राम हो, चाहे कैलाश चौधरी हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, तीनों बहुत मजबूत है। रविंद्र सिंह भाटी के साथ ये है कि वो छात्र संघ चुनाव एबीवीपी से चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े जीत गए। शिव विधानसभा का टिकट चाहते थे, उनको नहीं मिला, फिर वो लड़े जीत गए। तो लोग कह रहे हैं कि एक वर्ग भाजपा में एक बड़ा नेता है जो उनको राजनीति में नहीं आने देना चाहता है। लेकिन अब एक वर्ग, कौन सर, यही तो बताना है। अब दरअसल वो अलग अलग बातें कहते हैं, कोई गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेता है, कोई दूसरी बात करता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं क्योंकि वो बड़े नेता के तौर पर निकल कर आ जाएंगे, लेकिन प्रभाव है, निर्दलीय विधायक को अभी जीत चुके हैं। अब सवाल बस इतना ही है कि क्या इस बात को लोग पसंद करेंगे कि रविंद्र भाटी अभी तुरंत विधायक हो गया है, विधायक के तौर पर उसको काम करना चाहिए था, उसकी बजाय वो दूसरी तरफ चला गया कि हमें तुरंत लोकसभा भी लड़नी है। क्या इसको एक्सेप्ट? भीड़ तो खूब आ रही है। और नहीं, भीड़ तो देखिए, मैंने पूछा, और रविंद्र भाटी नेता बहुत बढ़िया है, मजबूत हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी रोचक बात लोगों ने बताई, और चूंकि हम लोग खुद छात्र राजनीति के जरिए पत्रकारिता में आए तो ध्यान में है, छात्र नेता या छात्र संघ अध्यक्ष जब चुनाव लड़ता है तो आसपास के सारे लोग सब कुछ भुलाकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। यहां क्या, जो बाड़मेर जैसलमेर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उस भीड़ में हैं। वो बाहर जाते हैं, बेंगलुरु में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, सूरत में, कहते हैं कि जो मारवाड़ी समाज है उसका सम्मेलन कर रहे हैं, जो प्रवासी सम्मेलन है, क्या उसका इतना प्रभाव होने वाला है? या जिसको हम कहते हैं कि जो एक पैकेजिंग है, जो ब्रांडिंग है, वो ज्यादा बड़ी हो रही है, ये बड़ा। इनको बैठाने की कोशिश नहीं की गई क्या? नहीं, मुझे लगता है कि उस तरह का प्रयास नहीं हुआ, और दो वजहों से नहीं हुआ। एक तो एक स्थानीय स्तर पर तो किसी को करना नहीं था, राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद जगत प्रकाश नड्डा से आकर मिले थे रविंद्र सिंह भाटी, और उस वक्त तय हो गया था कि भाजपा के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जब फिर टिकट नहीं मिला और वो लड़ने चले गए तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। अगर जितना भी मजबूत चुनाव लड़ लें तो मतलब अगर जीतने वाला चुनाव लड़ेंगे तो अलग बात है, वरना तो मदद भाजपा की करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से रविंद्र भाटी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनको वहाँ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो बाड़मेर की स्थानीय राजनीति है, वहाँ पर एक वर्ग ऐसा है जो रविंद्र भाटी को सपोर्ट कर रहा है। विधानसभा चुनाव जीतने में भी उस वर्ग ने रविंद्र भाटी का सपोर्ट किया था। वहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स इस तरीके की बन गई है। हालांकि अभी बाड़मेर से जसवंत सिंह के बेटे भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आ गए मानवेंद्र सिंह, उसका भी एक बड़ा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। जो कहा जा रहा था कि राजपूत नाराज है, तो वो वापस भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आए, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। इसके अलावा एक और सीट है जो अशोक गहलोत के बेटे लड़ रहे हैं, वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। मुझे लग रहा है कि वो सीट है जहां पर अशोक गहलोत देंगे। पिछली बार 2019 में वैभव गहलोत जब चुनाव लड़े थे तो वह जोधपुर से चुनाव लड़े थे और जोधपुर से बुरी तरीके से आ रहे थे। इस बार बहुत सोच समझकर अशोक गहलोत ने उन्हें जालोर सिरोही से उठाया। जालोर सिरोही से जो सांसद थे उनका, वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, देवजी पटेल, उनका टिकट काट दिया, लुम्बाराम को टिकट दिया गया वहां पर। और वहां का जो कास्ट समीकरण है वो वैभव गहलोत को काफी सपोर्ट कर रहा है, तो वहां उस सीट पर एक बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। लेकिन बाड़मेर में आपने रविंद्र भाटी फैक्टर को अपने सर्वे में शामिल करते हुए सीट भाजपा को दी है। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत दिनों से इस चीज़ पे नज़र रखा हूँ, मेरे ख्याल से सभी लोगों को नज़र होनी भी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जसवंत सिंह, क्योंकि बीजेपी ने किसी और कैंडिडेट को, कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया था उससे, तो जसवंत सिंह बागी होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तो वहाँ पे एक त्रिकोणीय फाइट हो गया था। और यहाँ पे दिल्ली में बैठ के सभी लोगों ने मान लिया था कि जसवंत सिंह वहाँ चुनाव जीते और बीजेपी वहाँ पे हार रही है। दरअसल वहाँ पे जब इस तरह की कैंडिडेट, जब लोकसभा चुनाव में खासकर यदि ऐसा होता है, तो वो एक्चुअली एंटी मोदी वोट को डिवाइड करता है। वहाँ पे एक्चुअली एंटी मोदी वोट डिवाइड कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा बहुत बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि 5-10% बीजेपी का भी वोट जाएगा उसके तरफ, क्योंकि वो बीजेपी से ही, लेकिन वो मदद ही कर रहे हैं चुनाव लड़के बाद। बिल्कुल, वो बीजेपी को किसी न किसी रूप में वो मदद ही करेंगे। चलिए आगे जरा दो सीट की और मैं बांसवाड़ा की एक सीट है जिसमें जो कांग्रेस है वो बीएपी के कैंडिडेट को जो है सपोर्ट कर रही है, और भारत जो आदिवासी पार्टी है वो उसने धीरे धीरे राजस्थान में कुछ जगहों पर अपना जो है प्रभुत्व जमाया है, तो वो एक सीट ऐसी हो सकती है जहां पे थोड़ी मुश्किलें आए। सर जरा ये गुजरात की हम लोग बात कर ले, मेरे समय चला जाएगा। गुजरात की 26 सीटें, ये सारे वो राज्य जो मैंने आपको बताया, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहां सीधी डायरेक्ट फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती है। और यहां आप देख रहे हैं कि हर राज्य में स्वीप दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरे इलेक्शन में जहां उसका काम है चुनौती देने भाजपा को, उसमें पूरी तरीके से विफल साबित होती दिखाई दे रही है। गुजरात के 26 सीटें जी, अब तो अरविंद जी भी साथ में हैं, आप सिर्फ कांग्रेस के कंधे पे इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं? अरविंद जी भी वहां है, 2 सीटें कांग्रेस ने उनको भी दिया है, तो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों मिलकर लड़े। चलिए ठीक है, तो दोनों ही, लेकिन दोनों ने जीरो में ऐड किया, उसके बाद भी शून्य, डबल शून्य, हाँ दोनों ने जीरो में ऐड किया।